करते हैं। हमारा क्या चल रहा था, बड़ी सोचो और अमीर बन जाओ का नेक्स्ट चैप्टर हमें करना था, जो कि था छठी इंद्री के बारे में। ठीक है, तो रीडिंग कौन करेगा या मैं करूँ, बताओ। चलो आज मैं करती हूँ रीडिंग, ठीक है। स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? हाँ जी, हाँ जी। सब बना। हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो 14 चैप्टर है, छठी इंद्रिय यानी बुद्धिमत्ता के मंदिर का द्वार है। ठीक है, दौलतमंद बनने की ओर 13वां कदम है, इसके बारे में आज हम रीड करेंगे। 13वां सिद्धांत है छठी इंद्रिय, जिसके द्वारा असीम शक्ति इच्छा अनुसार संपर्क करती है और संपर्क कर सकती है और करती है। इसमें व्यक्ति के प्रयासों की कोई आवश्यकता या मांग नहीं होती। यह सिद्धांत इस फिलॉसफी के शीर्ष पर है। बाकी 12 सिद्धांतों को आत्मसात करने के बाद ही इसे समझ और आत्मसात किया जा सकता है। छठी इंद्रिय अंतर्मन का वह हिस्सा है जिसे रचनात्मक कल्पनाशीलता कहा गया है। इसे वह ग्रहण करने वाला सेट कहा गया है जिसके द्वारा विचार और योजनाएं हमारे दिमाग में काटते हैं। इन पौधों को कई बार प्रेरणा या आभास कहा जाता है। छठी इंद्रिय वर्णनित है, इसे ऐसे व्यक्ति के सामने बयान नहीं किया जा सकता जिसने इस फिलॉसफी के बाकी सिद्धांतों जिसने इस फिलॉसफी के बाकी सिद्धांतों को आत्मसात नहीं ना किया हो, क्योंकि उस व्यक्ति के पास वह ज्ञान और अनुभव नहीं होगा जिससे छठी इंद्रिय की तुलना की जा सके। छठी इंद्रिय की समझ सिर्फ साधना के द्वारा आती है और अंदर से मन को विकसित करने के माध्यम से आती है। जब आप इस पुस्तक में बताए गए सिद्धांतों में निपुण हो जाएंगे तो आप ऐसे वक्तव्य को सच मानने के लिए तैयार होंगे जो दूसरी किसी परिस्थिति में आपको अविश्वसनीय लगेगा। यह वक्तव्य है छठी इंद्रिय की सहायता से आपको आने वाले खतरों की चेतावनी मिलती है ताकि आप समय रहते उनसे बच सके, और आपको समय पर अवसरों की सूचना मिल जाती है ताकि आप उन्हें गले लगा सके। छठी इंद्रिय के विकास के साथ ही आपकी सहायता और आपकी सेवा के लिए एक रक्षक देवदूत आ जाता है जो आपके सामने बुद्धिमानी के मंदिर के द्वार हमेशा के लिए खोल देता है। लेखक चमत्कारों में विश्वास नहीं करता, ना ही वह किसी की इनकी वकालत करता है, और इसका कारण सिर्फ इतना है कि उसके पास प्रकृति का पर्याप्त ज्ञान है, जिससे वह समझ चुका है कि प्रकृति अपने निर्धारित नियमों से कभी विचलित नहीं होती। उसके कुछ नियम इतने गूढ़ होते हैं कि वे चमत्कार नजर आते हैं। छठी छठी इंद्रिय चमत्कार होने के उतने ही करीब है जितनी मैंने कभी अनुभव की है। लेखक इतना जानता है कि एक शक्ति है या एक प्रभु है या एक ऊर्जा है जो पदार्थ के हर अणु में है, और वह इंसान को दिखाई देने वाली ऊर्जा के हर यूनिट में है। लेखक यह मानता है कि असीम ऊर्जा बीज को पेड़ में बदल देती है, गुरुत्वाकर्षण के नियम के कारण पानी को पहाड़ के नीचे बहाती है, दिन के बाद रात को लाती है, गर्मी के बाद जाड़े को, जिसमें से हर एक की जगह सही है और दूसरे के साथ उसका उचित संबंध है। यह ऊर्जा इस फिलॉसफी के सिद्धांतों के द्वारा इच्छाओं को मूर्त या भौतिक रूप में रूपांतरित करने में सहायता प्रदान करने के लिए प्रेरित की जा सकती है। लेखक को यह ज्ञान है क्योंकि उसने इनका उपयोग करके देखा है और इसे खुद अनुभव किया है। कदम दर कदम पिछले अध्याय में आपको इस आखिरी सिद्धांत की तरफ लाया गया है। अगर आपने पहले के सिद्धांतों को अच्छे से सीख लिया है तो आप बिना संदेह के उन विराट दावों को स्वीकार करने के लिए तैयार होंगे जो यहाँ किए जा रहे हैं। अगर आपने बाकी सिद्धांतों को अच्छे से नहीं सीखा है तो आपको ऐसा कर लेना चाहिए, तभी आप निश्चित रूप से यह तय कर सकते हैं कि इस अध्याय में किए गए हर दावे तथ्य है या कपोल कल्पना मात्र है।
जब मैं हीरो वर्शिप की उम्र से गुजर रहा था तो मैंने अपने आप को उन लोगों की नकल करते पाया जिनसे मैं प्रभावित था। यही नहीं, मैंने पाया कि विश्वास के तत्व ने, जिनके द्वारा मैं अपने नायकों की नकल करने का प्रयास कर रहा था, मुझे यह सफलतापूर्वक करने में महान क्षमता दी। मैंने कभी हीरो वर्शिप की आदत को पूरी तरह से नहीं छूटने दिया। अनुभव ने मुझे सिखाया कि सचमुच महान सर्वश्रेष्ठ है, परंतु दूसरी सर्वश्रेष्ठ बात है भावना और कर्म के द्वारा जहां तक संभव हो महान लोगों का अनुसरण करना। प्रकाशन के लिए एक भी पंक्ति लिखने से पहले, बहुत पहले, या जनता के बीच भाषण देने का प्रयास करने से पहले मैंने उन 9 लोगों का अनुसरण करने और खुद के चरित्र को दोबारा आकार देने की आदत डाली, जिनके जीवन और जिनके काम में मैं सबसे अधिक प्रभावित हुआ था। यह 9 लोग थे: इमर्सन, पेन, एडिसन, डार्विन, लिंकन, बर्बैंक, नेपोलियन, फोर्ड और कार्नेगी। कई सालों तक हर रात को मैं इस समूह के साथ काल्पनिक परामर्श बैठ के करता रहा, जिन्हें मैं अपने अदृश्य सलाहकार कहता हूँ। तरीका यह था कि हर रात को सोने से ठीक पहले मैं अपनी आंखें बंद कर लेता था और अपनी कल्पना में इन लोगों को अपने साथ एक परामर्श मेज पर चारों तरफ बैठा देखता था। यहाँ मुझे न सिर्फ उनके साथ बैठने का अवसर मिलता था जिन्हें मैं महान समझता था, बल्कि मैं उन समूह से सबसे प्रभावशाली व्यक्ति भी था, क्योंकि मैं उन समूह का चेयरमैन था। इन रात्रिकालीन बैठकों के द्वारा यह कल्पना करने के पीछे मेरा बहुत ही निश्चित उद्देश्य था। मेरा लक्ष्य अपने चरित्र को नए सिरे से बनाना था, ताकि यह मेरे काल्पनिक सलाहकारों के चरित्रों का संयोग बन जाए। मैंने जीवन में जल्दी ही सीख लिया था कि अगर मैं अज्ञान और अंधविश्वास के माहौल में जन्म लेने की बाधा को पार करना चाहता हूं, तो मुझे ऊपर बताए गए तरीके से स्वैच्छिक पुनर्जन्म लेना होगा। मैं जानता था कि सभी व्यक्ति अपने प्रबल विचारों और इच्छाओं के कारण वैसे बनते हैं जैसे वे होते हैं। मैं जानता था कि गहराई में बैठी हर इच्छा यह प्रभाव डालती है कि इंसान उसकी बाहरी अभिव्यक्ति चाहता है, जिसके द्वारा उस इच्छा को यथार्थ रूप में रूपांतरित किया जा सके। मैं जानता था कि आत्म सुझाव चरित्र निर्माण में एक सशक्त तत्व है। दरअसल यह एक लौता सिद्धांत है जिसके द्वारा चरित्र बनता है। मन के संचालन के इन सिद्धांतों के ज्ञान के कारण मैं अपने चरित्र के पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक सारे साजो सामान से लैस था। इन काल्पनिक परामर्श के लिए आवश्यक सारे साजो सामान से लैस था। इन काल्पनिक परामर्श बैठकों में अब मैंने अपने कैबिनेट सदस्यों से वह ज्ञान चाहा जो मैं उनसे चाहता था। मैंने हर सदस्य से सुनाई देने वाले शब्दों को स्पष्ट रूप से कहा, मिस्टर इमर्सन, मैं आपकी प्रकृति की अद्भुत समझ हासिल करना चाहता हूँ, जो आपके जीवन की पहचान है। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप मेरे अवचेतन मन में वे सारे गुण दाखिल कर दें जो आप, जिनकी वजह से आप प्रकृति के नियमों को समझ पाए और खुद को उनके अनुरूप ढाल पाए। मिस्टर बर्बैंक, मैं आपसे आग्रह करता हूँ मिस्टर बर्बैंक, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप मुझे वह ज्ञान दें जिसने आपको प्रकृति के नियमों से तालमेल बनाने में समर्थ किया, जिनके द्वारा आपने कैक्टस के कांटों को दूर हटाने के लिए और इसे एक भोज्य पदार्थ बनने के लिए प्रेरित किया। मुझे उस ज्ञान तक पहुंचा दें जिसने आपको वहां पर घास के 2 तिनके उगाने में समर्थ बनाया जहां पर पहले एक तिनका घास उगती थी। नेपोलियन, मैं आपसे वह अद्भुत योग्यता हासिल करना चाहता हूँ जिसके द्वारा आप लोगों को प्रेरित करते थे और उनसे अधिक संकल्प से महान कर्म करवाते थे। मैं आपसे सतत विश्वास का भाव भी हासिल करना चाहता हूँ, जिसने आपकी पराजय को विजय में बदलना सिखाया और ऊंची बाधाओं को पार करना सिखाया। मिस्टर पेन, मैं आपसे विचार की स्वतंत्रता हासिल करना चाहता हूँ और वह साहस और स्पष्टता जिसके द्वारा आप अपने विश्वास को अभिव्यक्त करते हैं, जिसके कारण आपकी पहचान बनी। मिस्टर डार्विन, मैं आपसे अद्भुत धैर्य और पूर्वाग्रह या पक्षपात के बिना और परिणाम का अध्ययन करने की योग्यता हासिल करना चाहता हूँ,
जो आपने प्राकृतिक विज्ञान के क्षेत्र में साबित की है। मिस्टर लिंकन, मैं अपने चरित्र में न्याय का वह भाव, धैर्य की अथक भावना, हास्य का वह कटपुट, मानवीय समझ और सहनशीलता भरना चाहता हूँ जो आपके परिचायक के गुण थे। मिस्टर कार्नेगी, मैं संगठित प्रयास के सिद्धांतों की वह पूर्ण समझ हासिल करना चाहता हूँ जिसका प्रयोग आपने इतने प्रभावी ढंग से विशाल औद्योगिक साम्राज्य बनाने में किया था। मिस्टर फोर्ड, मैं आपसे लगन की भावना, संकल्प शक्ति, संतुलन और आत्मविश्वास हासिल करना चाहता हूँ जिसके कारण आप गरीबी पर विजय हासिल कर सके और मैं मानवीय प्रयास को संगठित करना, एक सूत्र में बांधना और आसान बनाना चाहता हूँ ताकि मैं दूसरों की मदद कर सकूं जिससे वे आपके पद चिन्हों पर चल सके। मिस्टर एडिसन, मैं आपके विश्वास की अद्भुत भावना हासिल करना चाहता हूँ जिसके द्वारा आपके ने प्रकृति के इतने सारे रहस्य अद्भुत कर दिए। सतत मेहनत की भावना हासिल करना चाहता हूँ जिसके द्वारा आपने इतनी अधिक बार पराजय के मुंह से विजय को छीना। अपने काल्पनिक कैबिनेट के सदस्यों को संबोधित करने का मेरा तरीका अनुरूप बदलता रहा है, जिस अनुरूप में मैं किसी खास किस्म के चरित्र के गुणों को उस वक्त हासिल करने में अधिक रुचि रखा हूँ। मैंने बहुत कष्ट और मेहनत से उनके जीवन के रिकॉर्ड का अध्ययन किया है। कई महीनों के रात्रिकालीन श्रम के बाद मैं यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि यह काल्पनिक पात्र स्पष्ट रूप से वास्तविक बन गए। इन 9 व्यक्तियों में से हर एक ने अपने व्यक्तिगत विशेषताएं विकसित की जिनसे मुझे आश्चर्य हुआ। उदाहरण के तौर पर लिंकन ने हमेशा देरी की विकसित की, फिर गंभीर परेड के चारों तरफ घूमने की आदत। वे हमेशा अपने चेहरे पर संजीदगी का भाव ओढ़े रखते थे। शायद ही कभी मैंने उन्हें मुस्कुराते देखा हो। यह दूसरों के बारे में सच नहीं है। बर्बैंक और पेन अक्सर ऐसे आंकड़ों में उलझ जाते थे जिनसे कैबिनेट के बाकी सदस्यों को आघात पहुंचता था। एक मौके पर बर्बैंक देरी से आया। जब वह आया तो उत्साह के मारे रोमांचित था और उसने बताया कि उसे आने में देर इसलिए हुई क्योंकि वह एक प्रयोग कर रहा था जिसके द्वारा उसे आशा थी कि वह किसी भी पेड़ पर सेब उगा सकता है। बैन ने उसे फटकारते हुए याद दिलाया कि सेब के कारण ही पुरुष और स्त्री के बीच में समस्या हुई थी। डार्विन जोर से हंसे और उन्होंने यह सुझाव दिया कि जंगल में सेब इकट्ठे करते जाते समय पैन को छोटे सर्पों के बारे में सचेत रहना चाहिए क्योंकि उनकी यह आदत होती है कि बर्बैंक वे बड़े सर्प बन जाते हैं। इमर्सन ने कहा, सर्प नहीं वो तो सेब नहीं, और नेपोलियन का कहना था, सेब नहीं तो राज्य नहीं। यह बैठ के इतनी यथार्थवादी हो चली थी कि मैं उनके परिणामों से भयभीत होने लगा और मैंने कई महीनों के लिए स्थगित कर दिया। यह अनुभव इतने अजीब थे कि मैं डर गया था कि अगर मैंने उन्हें जारी रखा तो मैं इस तथ्य को भुला दूंगा कि यह बैठकें पूरी तरह मेरी कल्पना में हो रही थी। लिंकन ने यह आदत बना ली कि वह मीटिंग के बाद सबसे अंत में कुर्सी छोड़ा करते थे। एक दफा वे कुर्सी के किनारे जाकर अपने हाथ मोड़कर झुक गए और काफी देर तक उसी स्थिति में बैठे रहे। मैंने उन्हें परेशान नहीं किया। कुछ देर पश्चात वे उठे और दरवाजे तक गए, फिर वापस आकर अपने हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए बोले, मेरे दोस्त, तुम्हें बहुत अधिक साहस की जरूरत होगी अगर तुम अपनी जिंदगी के उद्देश्य के प्रति प्रतिज्ञ रहते हो, परंतु याद रखना सब चुनौतियां सामने आएंगी और हर मनुष्य के पास कॉमन सेंस होता है। यह मुफ्त में नहीं मिलता। जिंदगी की चुनौतियां ही हमें सिखाती हैं। एक शाम एडिसन सबसे पहले पहुंच गए। वह अंदर गए और मेरे बगल में बैठ गए जहां पर एमर्सन बैठा करते थे। फिर वे बोले कि तुम जीवन के रहस्य की खोज के साक्षी बनने वाले हो। जब वक्त आएगा तो तुम्हें ज्ञात होगा कि जीवन असीम शक्ति से भरा हुआ है। इतनी शक्ति है कि हर कोई उतना बड़ा बुद्धिमान है जितना वह सोचता है। जिंदगी की ये इकाइयां एक दूसरे से जुड़ी हैं जैसे मधुमक्खी का छत्ता। ये इकाइयां तब तक अलग नहीं होंगी जब तक सामंजस्य की कमी नहीं होती। इन इकाइयों की सबकी अलग अलग राय है। ठीक मनुष्य की तरह अक्सर एक दूसरे से लड़ाई हो जाया करती है। ये मीटिंग जो तुम आयोजित करते हो तुम्हारे लिए बहुत लाभदायक होगी।
तुम उन इकाइयों से सीखोगे जो तुम्हारे कैबिनेट के कुछ लोगों की जिंदगी संवार चुकी है। ये इकाइयां सनातन है, कभी खत्म नहीं होंगी। तुम्हारे मन के विचार ही जीवन के महान समुद्र को आपके पास आकर्षित करता है। सिर्फ वे इकाइयां आकर्षित होती हैं जो आपकी चाहत मित्र होती है, यानी जो आपकी चाहत के साथ मिलकर नया बना सकती है। धीरे धीरे कैबिनेट के लोग अंदर आना शुरू हुए। तब एडिसन अपने सीट के चारों तरफ टहल रहे थे। शायद वे उस बात को अभी भी सोच रहे थे। उनकी इस बात ने मुझे बहुत प्रभावित किया और मैंने जाकर अपने इस कैबिनेट के बारे में उन्हें अपना अनुभव बताया। तब वे बोले, आपके स्वप्न अधिक सच्चे होते हैं। इससे आगे उन्होंने कुछ नहीं बोला। ये मीटिंग इतनी जल्दी और यथार्थवादी होने लगी कि उसके परिणामों से मुझे भय लगने लगा और मैंने इन मीटिंगों में जाना छोड़ दिया। कुछ 6 महीने बाद जब से मैंने मीटिंग में जाना छोड़ा, एक रात मैं जग रहा था और देखा कि लिंकन मेरे बगल में खड़े हैं। उन्होंने कहा, विश्व को जल्द ही तुम्हारी सेवाओं की सख्त जरूरत पड़ेगी। आज विश्वास ऐसे व्यस्त समय से गुजरेगा जहां पुरुष और महिला दोनों विश्वास खोने लगेंगे, आतंक से त्रस्त हो जाएंगे। तब तुम्हें अपने कार्य के साथ आगे बढ़ना होगा और अपने दर्शन से उन्हें मार्ग दिखाना होगा। यही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। अगर तुमने इसको भी किसी वजह से नजरअंदाज करने की कोशिश की तो तुम्हें और समाज को काफी दिक्कतें झेलनी पड़ेगी। अगली सुबह जब मैं जागा तो मुझे पता नहीं चल पा रहा था कि मैं उस समय जगा हुआ था या सोया हुआ था। मुझे तब से आज तक नहीं पता चल पाया कि वो क्या था, पर मुझे पता है वो सपना था। मुझे फिर से मीटिंग को जारी रखने के लिए प्रेरित किया। फिर अगली मीटिंग में मैंने सारे कैबिनेट के अपने मित्र अपनी सीट पर जगह ले ली। कुछ ही देर में वे सभी खड़े हो गए। लिंकन ने ग्लास उठाया और कहा, मित्रों, हमारी मित्र की वापसी पर एक जाम चीयर्स करें। इसके पश्चात मैंने अपने कैबिनेट के नए सदस्यों को जोड़ना शुरू कर दिया। अब इस कैबिनेट में अधिक लोग हैं। उन व्यक्तियों में क्राइस्ट, सेंट पॉल, गैलीलियो, कोपरनिकस, एरिस्टोटल, प्लेटो, सोक्रेट्स, होमर, वोल्टेयर, ब्रूनो, स्पिनोजा, ड्रमर, कांत, स्कोपेनहॉर, न्यूटन, कन्फ्यूशियस, एल्बर्ट हुbbard, ब्रेनेन, इंगरसोल, विल्सन और विलियम जेम्स शामिल हैं। इस बार यह पहली बार था कि जब मैंने इस बात का जिक्र करने का साहस किया। अब मैं इस विषय पर चुप ही रहा, क्योंकि मैं खुद के नजरिए से जानता था कि मैंने अपने असामान्य अनुभव का वर्णन किया तो मुझे गलत समझा जाएगा। अब मैं बहादुरी के साथ उनके अनुभवों को छपे हुए पृष्ठ पर लिख रहा हूँ, क्योंकि अब मुझे इस बात से कम फर्क पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे, जबकि पहले इस बात से फर्क पड़ता था। मुझे गलत ना समझा जाए, इसलिए मैं यहाँ पर अधिक जोर देकर यह कहना चाहता हूँ कि मैं अभी भी अपनी कैबिनेट बैठकों को पूरी तरह से काल्पनिक मानता हूँ। परंतु मुझे लगता है कि भले ही मेरी कैबिनेट के सदस्य पूरी तरह से काल्पनिक हो, बैठकें केवल मेरी कल्पना में हो रही हो, परंतु उनकी वजह से मेरे सामने रोमांच की सुखद तरह काल्पनिक को सुखद हो रहे खुल गई। मेरी रचनात्मक प्रयासों को प्रोत्साहन मिला और ईमानदार विचार की अभिव्यक्ति को मेरा साहस मिला। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। तो इनसे क्या समझ है? अभी देखे, मैंने जो रीड किया, मुझे जब क्लियर हुआ कि जिन लोगों से हम प्रेरणा लेते हैं उनसे मतलब एक रात को सोने से पहले अपनी कुछ 10 मिनट 15 मिनट आंखें बंद करके बात करना, अपने आप से बात करना, और जिन लोगों से हम प्रेरणा लेते हैं उनसे बात करना बहुत जरूरी है। उन्होंने क्या किया, नेपोलियन, इन्होंने राइटर ने एक मतलब अपनी काल्पनिक दुनिया में वो बैठक एक अरेंज करते थे, उनसे बात करते थे और कहते ना सबका कुछ अच्छा वो अडॉप्ट करना चाहते थे, और वही करते करते वो आगे सक्सेसफुल। समझे? तो अभी तक हमने जितना पढ़ा कि यही हमारी छठी कुंडली है जिसमें हमें लेना है कि खुद से बात करना, साथ ही साथ अपनी कल्पनाओं में उनसे बात करना जिनसे हम उनकी वो छवि अपने सामने लाना, या अगर हम उनके साथ जैसा बनना चाहते हैं तो वो चीज कैसे वो कर पाए, वो उनसे जैसे बात कर, है ना? तो उससे क्या होगा, हम भी धीरे धीरे उस सक्सेस की ओर बढ़ेंगे।
बाकी इसको कल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी एक्चुअली बच्चों की थोड़ी सी क्लास है, ऑनलाइन क्लासेस